हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर की नई फिल्म इन्फिनिटी कासल को, जिसे रिलीज किया गया था 2025 में। इस मूवी की कहानी वहीं से शुरू होगी जहां हाशिरा ट्रेनिंग आर्क यानी सीजन 4 खत्म हुआ था। तो चलिए जानते हैं इस मूवी की कहानी को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत मुजान के अटैक से कुछ दिन पहले होती है, जब गियोमी को मास्टर कागाया उबुयाशिकी ने मिलने बुलाया था। कागाया को पता था कि मुजान कुछ दिन में उसे मारने जरूर आएगा। वो खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे ताकि गियोमी मुजान का सिर काट सके। इस प्लान के बारे में बाकी हाशिराज को नहीं बताया गया था, क्योंकि वो कभी अपने मास्टर को चारे की तरह इस्तेमाल करने के लिए राजी नहीं होंगे। हो सकता है कि सिर कटने के बाद भी मुजान की मौत ना हो। इसके बाद उसे मारने का सिर्फ एक ही तरीका रह जाएगा, सूरज की रोशनी। यानी गियोमी को मुजान से सुबह होने तक लड़ना पड़ेगा। गियोमी बोलता है कि जैसी आपकी आज्ञा मास्टर। कागाया उसका शुक्रिया करते हुए बोलते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे किसी और बच्चे यानी कि डीमन स्लेयर को मरने मत देना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है। हमने देखा था कि मुजान ने सभी डीमन स्लेयर्स को अपने इन्फिनिटी कासल में खींच लिया था, जहां उसके सारे डीमंस रहते हैं। हम तांजीरो को देखते हैं, जो गिरते हुए सोच रहा था कि आखिर ये जगह क्या है, क्या इसे ब्लड डीमन आर्ट से बनाया गया है। तांजीरो की तरह बाकी स्लेयर्स भी नीचे गिर रहे थे। मित्सुरी और ओबनाई एक साथ थे, शिनोबू अकेली थी। मुइचिरो और गियोमी एक दीवार से टकराने वाले थे, पर गियोमी अपने वेपन से दीवार को तोड़ देता है। इधर तांजीरो भी नीचे टकराने वाला था, लेकिन गियू यहाँ आके उसे बचा लेता है। तभी पीछे से तांजीरो पर एक डीमन हमला करता है, जिसे तांजीरो तुरंत ही काट देता है। इसके बाद इनके सामने कई सारे डीमंस आते हैं, पर ये दोनों वाटर ब्रीदिंग का 6th फॉर्म और 3rd फॉर्म इस्तेमाल करके उन सभी मॉन्स्टर्स को काट देते हैं। तांजीरो सोचता है कि गियू कितना कमाल है, उसे पहले से पता था कि तांजीरो कौन सा फॉर्म यूज करेगा। फिर गियू ने भी ऐसा फॉर्म यूज किया कि इनके अटैक आपस में ना टकराएं। गियू बोलता है कि यह शायद वही जगह है जो सानेमी और ओबनाई ने देखी थी। यानी मुजान का प्लान है हम सबको यहाँ बुलाकर हमें एक साथ खत्म कर देना। अब से हमें और चौकन्ना रहना पड़ेगा। इधर मित्सुरी पर ढेर सारे डीमंस अटैक करने आते हैं, तो ओबनाई सरपेंट ब्रीदिंग का 5th फॉर्म का इस्तेमाल करता है और अकेले ही उन सब डीमंस को काट देता है और बोलता है कि कमीने डीमंस, मित्सुरी से दूर रहो। जो देख मित्सुरी इम्प्रेस हो जाती है। इधर गियोमी और मुइचिरो भी डीमंस का खात्मा कर रहे थे। गियोमी बोलता है कि ये सारे लो लेवल के डीमंस हैं, जिन्हें बस हमें थकाने के लिए भेजा जा रहा है। मुइचिरो पूछता है कि मास्टर का क्या हुआ, तो गियोमी बताता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। मुइचिरो बोलता है कि वो ऐसे ही किसी डीमन के हाथों नहीं मर सकते, क्या उन्होंने खुद को चारे की तरह इस्तेमाल किया था। गियोमी बोलता है कि हाँ, उन्होंने खुद अपना बलिदान दिया है, वो वैसे भी ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाले थे। मुइचिरो को याद आता है कि जब उसे डीमन ने घायल कर दिया था और वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था, तब मास्टर ने उसका ख्याल रखा था। उन्होंने बाकी स्लेयर्स के लिए भी यही किया है, बिल्कुल एक पिता की तरह। मुजान ने ना सिर्फ मेरे भाई को मुझसे छीना है, बल्कि हमारे पिता को भी। मैं उसे तड़पा तड़पा के मारूंगा। गियोमी बोलता है कि तुम अकेले नहीं हो, हम सबके मन में यही है। सानेमी एक जगह बैठा हुआ था। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना मास्टर, मैं आपको बचा नहीं पाया। तभी एक डीमन सानेमी पर हमला कर देता है, पर सानेमी तुरंत ही उसे काट देता है। उसके पास फिर और भी डीमन आ जाते हैं और सानेमी गुस्से में बोलता है, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। इनोसुके भी डीमंस को काट रहा था। उसे नहीं पता कि ये जगह क्या है, पर उसे तो बस डीमंस को मारने में मजा आ रहा था। हम गेन्या को देखते हैं, जो अकेले ही भाग रहा था और सोच रहा था कि उसका बड़ा भाई सानेमी सुरक्षित होगा कि नहीं। वहीं जेनित्सु भी भागकर कहीं जा रहा था। वो किसी को यहाँ ढूंढ रहा है और बोलता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इधर शिनोबू एक महल के अंदर जाती है। यहाँ उसे डोमा दिखाई देता है, जो कि अपर रैंक 2 का डीमन है। वो कुछ लड़कियों को खा रहा था। वो शिनोबू को देख बोलता है कि अरे तुम तो एक जवान लड़की हो, तुम्हें खाने में तो बड़ा स्वाद आएगा। शिनोबू याद करती है कि उसकी बड़ी बहन कानाए को एक डीमन ने घायल कर दिया था। कानाए चाहती थी कि शिनोबू डीमन स्लेयर कोर को छोड़ दे, वरना उसका भी यही हाल होगा। वो चाहती थी कि शिनोबू एक नॉर्मल और लंबी जिंदगी जिए। शिनोबू बोलती है कि मैं आपका बदला जरूर लूंगी, मुझे बताओ कि आपको जिस डीमन ने मारा है वो दिखने में कैसा था। तब कानाए ने
बताया था कि उस डीमन के सिर पे लाल निशान था, उसके बाल सफेद थे और उसका हथियार हवा वाले पंखे हैं। यानी डोमा ने ही कानाए को मारा था। डोमा के पास एक लड़की अब भी जिंदा थी जिसे वो मारने ही वाला था कि शिनोबू तुरंत ही उसे बचा लेती है। जो देख डोमा कहता है कि अरे तुम तो बहुत तेज हो, तुम कोई हाशिरा हो क्या? पर शिनोबू देखती है कि उस लड़की को डोमा पहले ही मार चुका था। डोमा कहता है कि अरे उसे वहीं रहने दो, मैं उसे भी बाद में खा लूंगा, मैंने उसे मार के मुक्ति दिला दी है, अब उसे ना दर्द होगा ना डर लगेगा। सभी लोग मौत से डरते हैं तो मैं उन्हें खाकर उनका ये डर दूर करता हूँ और फिर वो मेरे अंदर हमेशा के लिए जीवित रहते हैं। वैसे तुम कौन हो? तो शिनोबू बोलती है कि मेरे कपड़े देखकर तुम्हें याद नहीं आया, तुमने ही मेरी बड़ी बहन को मारा था। डोमा कहता है कि अरे हाँ, वो लड़की फ्लावर ब्रीदिंग इस्तेमाल करती थी, हमारी लड़ाई बहुत छोटी थी, वो तो सूरज निकल आया वरना मैं उसे भी खा जाता। तभी शिनोबू डोमा की आंख में अपनी तलवार घुसा देती है, लेकिन डोमा अपने ब्लड डीमन आर्ट से शिनोबू को दूर कर देता है। डोमा कहता है कि तुम तो बहुत तेज हो, लेकिन ऐसे सुई चुभोने से डीमन नहीं मरते, उसके लिए तुम्हें मेरी गर्दन काटनी पड़ेगी। तभी डोमा को कुछ होने लगता है। असल में शिनोबू की तलवार पर जहर लगा था, उसे नहीं पता कि एक अपर रैंक पर उसका जहर असर करेगा कि नहीं। डोमा नीचे बैठ जाता है और दर्द से कहता है कि ये पॉइजन तो रुई वाले पॉइजन से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन डोमा की बॉडी पर जहर का असर तुरंत ही खत्म हो जाता है। वो जानता है कि शिनोबू उसके लिए अलग अलग तरह के पॉइजन लेके आई है और ये सोचकर ही वो खुश हो जाता है। शिनोबू फिर से डोमा पर अटैक करती है, लेकिन इस बार वो उसके अटैक्स ब्लॉक कर रहा था। शिनोबू इंसेक्ट ब्रीदिंग का यूज कर डोमा को एक कट मार देती है, पर उस पर बिल्कुल असर नहीं होता। दोनों में फिर से लड़ाई होती है और हम डोमा की बैक स्टोरी देखते हैं। डोमा जब छोटा था तो उसकी रेनबो जैसी आंखें और सफेद बाल देखकर उसके पेरेंट्स को लगा कि ये तो गॉड का भेजा कोई फरिश्ता है। डोमा सोचता है कि उसके पेरेंट्स कितने मूर्ख हैं। उन्होंने डोमा के नाम पर एक नया रिलीजन बना दिया था जिसका नाम था इटर्नल पैराडाइज फेथ। कई सारे लोग रोज उसकी पूजा करने आने लगे। वो बच्चों की तरह उसके सामने रोते थे और अपना दुखड़ा सुनाते थे और कहते थे कि हमें पैराडाइज जाने का मार्ग बताइए। और डोमा ये सब सुन रोने लगता था कि ये लोग कितने बड़े गधे हैं। पैराडाइज जैसी कोई चीज नहीं होती, ना ही कोई गॉड होता है, वो तो बस कहानी है जो इंसानों ने बनाई है। इंसान जब मरते हैं तो सब वहीं खत्म हो जाता है, तुम्हारा दिल रुक जाता है और तुम्हारा शरीर सड़ के मिट्टी में मिल जाता है। हर जीव का ऐसे ही अंत होता है। इतनी छोटी सी बात इंसानों के भेजे में नहीं घुसती क्या? शायद ऐसे लोगों को बचाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। खैर, शिनोबू अब तक डोमा को 5 बार कट मार चुकी थी, पर उसके जहर का असर कम ही होते जा रहा था और शिनोबू थकने भी लगी थी। साथ ही डोमा अपने ब्लड डीमन आर्ट से आसपास की हवा को जमा देता है, जिससे शिनोबू के लिए यहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। शिनोबू सोचती है कि इस बार वो जहर का डोज बढ़ा देगी और डोमा को कई सारे कट्स मारेगी। वो इंसेक्ट ब्रीदिंग का इस्तेमाल करती है और तेजी से डोमा को कट मार देती है। डोमा भी ये देख बोलता है कि मैंने तुमसे ज्यादा तेज हाशिरा आज तक नहीं देखी। लेकिन डोमा ने भी शिनोबू को काट दिया था। डोमा पूछता है कि तुम मेरा गला काटने की कोशिश क्यों नहीं करती? समझ गया, तुम इतनी छोटी जो हो। शिनोबू सोचती है कि उसका शरीर इतना छोटा और कमजोर क्यों है? अगर उसका शरीर भी थोड़ा ताकतवर होता तो वो भी डीमंस का गला काट पाती। कानाए का शरीर भी पतला था, लेकिन उसकी हाइट ज्यादा थी। गियोमी का शरीर देखकर मुझे बहुत जलन होती है। कानाए भी जानती थी कि शिनोबू कमजोर है और वो कभी डोमा को हरा नहीं पाएगी, इसीलिए वो शिनोबू से कह रही थी कि स्लेयर कोर छोड़ दो। तभी शिनोबू को अपनी बहन दिखने लगती है। वो शिनोबू से कहती है कि हार मत मानो, खड़ी हो जाओ। लेकिन शिनोबू का शरीर बुरी तरह से घायल हो गया था, उसका कंधा और फेफड़े कट गए थे। कानाए कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपना वादा याद करो जो तुमने मुझसे और कानाओ से किया था। डोमा ये देख हैरान हो जाता है। शिनोबू फिर से खड़ी हो गई थी। शिनोबू अब इंसेक्ट ब्रीदिंग डांस ऑफ सेंटिपिड का इस्तेमाल करती है और बहुत ज्यादा स्पीड से डोमा पर अटैक कर देती है। डोमा देख भी नहीं पा रहा था कि वो किस तरफ है और शिनोबू नीचे से आकर डोमा के गले में अपनी तलवार घुसा देती है। शिनोबू जब छोटी थी तो उसे लगता था कि उसकी पूरी जिंदगी ऐसे ही खुशहाल रहेगी, लेकिन फिर एक रात एक डीमन ने उनके पेरेंट्स को मार डाला। पर तभी गियोमी ने वहां आके शिनोबू और उसकी बहन को बचा लिया था। इसके बाद शिनोबू भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती थी ताकि वो भी लोगों को बचा सके। दोनों बहनों ने प्रॉमिस किया था कि वो जितने हो सके उतने ज्यादा डीमंस का सफाया कर देंगी ताकि जो दर्द उन्हें सहना पड़ा है वो किसी और को न सहना पड़े। उसने तांजी
तांजीरो को भी बताया था कि वो हमेशा गुस्से में रहती है। डीमंस ने उसके पेरेंट्स को मारा, उसकी बहन को मारा, उसकी कई स्टूडेंट्स को मारा और जो लड़कियां उसके यहाँ काम करती हैं उनकी फैमिलीज को भी डीमंस ने खत्म कर दिया था। शिनोबू देखती है कि इतने सारे जहर से भी डोमा को कुछ नहीं हुआ था। वो शिनोबू को अपनी तरफ खींचकर उसे पकड़ लेता है। वो बोलता है कि तुम इतनी छोटी और कमजोर होने के बाद भी बहुत अच्छे से लड़ी हो, मेरा तो दिल भर आया। अब मैं तुम्हें अपने शरीर के अंदर संभालूंगा, तुम्हारे कोई आखिरी शब्द हो तो अभी कह दो। शिनोबू कहती है कि भाड़ में जाओ। तभी दरवाजा खोल के कानाओ भी यहाँ आ जाती है। शिनोबू उसे अपने हाथ से कोई इशारा करती है, जिसके बाद डोमा उसके शरीर को तोड़ देता है और शिनोबू की मौत हो जाती है, जो देख कानाओ को बहुत गुस्सा आता है। वो फ्लावर ब्रीदिंग का इस्तेमाल कर डोमा पर अटैक करती है, लेकिन डोमा वहां से गायब हो गया था। वो शिनोबू की बॉडी को धीरे धीरे कर पूरा निगल जाता है और बोलता है कि क्या शानदार रात है, एक और लड़की आ गई, जैसे आज कोई दावत हो। इसके बाद हम जेनित्सु को देखते हैं, जो किसी को ढूंढ रहा था। वो एक कमरे में जाकर किसी को बाहर निकलने को कहता है। तभी एक डीमन उसके सामने आता है और बोलता है कि तुम्हें अपने सीनियर से बात करने की तमीज नहीं है। तुम पहले से स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, लेकिन हो तो रोतलू जेनित्सु ही। ये डीमन है नया अपर रैंक 6 काइगाकू। जेनित्सु बोलता है कि अब तुम एक डीमन हो तो तुम तमीज के लायक बिल्कुल नहीं रहे। इधर गियू और तांजीरो साथ में भाग रहे थे। कासुगाई क्रो उन्हें खबर देता है कि शिनोबू की डेथ हो गई है। वो अपर रैंक 2 से लड़ रही थी, जो सुन दोनों को बहुत बुरा लगता है। तांजीरो की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। इस कासुगाई क्रो ने यूशिरो का तालिस्मान पहना हुआ था और ऐसा ही तालिस्मान इधर असली दुनिया में कीरिया ने भी पहना था। जी हाँ दोस्तों, कागाया के 3 बच्चे अब भी जिंदा हैं और उसका एक लड़का भी है, कीरिया। कीरिया को हमने फाइनल एग्जाम में भी देखा था और उसने तब लड़की का वेश ले रखा था, क्योंकि अगर डीमंस को पता चल जाता कि कागाया का एक बेटा यानी कि वारिस भी है तो वो उसे मारने की कोशिश जरूर करते। इसीलिए कागाया ने अपने बेटे को दुनिया से छुपा रखा था। वो तीनों कासुगाई क्रोस की आंखों से इन्फिनिटी कासल को देख रहे थे और उसका एक नक्शा भी बना रहे थे। तालिस्मान की वजह से वो दीवार के आर पार भी देख पा रहे थे। छोटे डीमंस लाल बत्ती की तरह ही दिख रहे थे। कागाया ने काफी तैयारी पहले से कर ली थी, जैसे तमायो और यूशिरो से मदद मांगना, और प्लान के लिए कागाया ने न सिर्फ अपना बल्कि अपनी पत्नी और अपनी 2 बेटियों का भी बलिदान कर दिया। कीरिया को कासल में 5 जगह पर बड़ी पावर नजर आ रही थी, यानी अपर रैंक्स यहीं पर थे। वो देखते हैं कि जेनित्सु के पास भी एक अपर रैंक डीमन है। कीरिया कहता है कि वो अकेले एक अपर रैंक से नहीं लड़ पाएगा, जल्दी उसके पास मदद भेजो। इधर जेनित्सु काइगाकू से गुस्से में पूछता है कि वो डीमन क्यों बन गया, क्योंकि उसके डीमन बनने की वजह से उनके गुरुजी यानी ग्रैंडपा ने खुदकुशी कर ली है। यही लेटर जेनित्सु को हाशिरा ट्रेनिंग के दौरान मिला था। उनका स्टूडेंट डीमन बन गया, ये बात वो सहन नहीं कर पाए और उन्होंने अपनी जान दे दी। उन्हें मारने के लिए आसपास कोई था भी नहीं, तो वो अकेले तड़प तड़प के मरे हैं। काइगाकू बोलता है कि वो बुढ़ा मर भी गया तो मैं क्या करूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने कभी मेरी इज्जत नहीं की। उसने थंडर ब्रीदिंग का सक्सेसर मुझ अकेले को बनाने की बजाय हम दोनों को बना दिया, और वो भी तुम जैसे निकम्मे के साथ। अच्छा हुआ वो पागल बुढ़ा मर गया। जेनित्सु कहता है कि मैं निकम्मा हूँ तो तुम गद्दार हो। मैं थंडर ब्रीदिंग की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन तुम फर्स्ट छोड़ के बाकी सब फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो। ग्रैंडपा की किस्मत खराब थी कि उन्हें हम जैसे 2 निठल्ले सक्सेसर मिले। काइगाकू अब थंडर ब्रीदिंग का 4th फॉर्म इस्तेमाल करता है, लेकिन जेनित्सु तो उल्टा उसे ही कट मार देता है। काइगाकू को यकीन नहीं होता कि जेनित्सु इतना तेज कैसे हो गया। दोस्तों, काइगाकू वही बच्चा है जिसने गियोमी के अनाथालय की तरफ डीमन को भेजा था। उसे बस जिंदा रहने से मतलब है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। एक दिन उसके सामने अपर रैंक 1 कोकुशिबो आ गया था, तो काइगाकू ने उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगी और वो एक डीमन बनने को भी राजी हो गया था। कोकुशिबो ने उसे मुजान का खून दिया और बताया कि कोई तलवारबाज जितना स्ट्रॉन्ग होता है उसे डीमन बनने में उतना ही समय लगता है। कोकुशिबो को खुद को 3 दिन लगे थे। ब्रीदिंग यूजर को डीमन बनाना तो और भी मुश्किल है, इसमें मुजान का काफी खून लगता है। तुम खुशनसीब हो कि यह खून तुम्हारे हाथों में है। अगर तुमने इसकी एक बूंद भी गिराई तो उसके जमीन पर गिरने से पहले मैं तुम्हारे सिर को धड़ से अलग कर दूंगा। काइगाकू ने फिर वो खून पी लिया था, जिससे वो डीमन बन गया। काइगाकू सोचता है कि जेनित्सु बस एक निकम्मा है, वो एक अपर रैंक को नहीं हरा सकता, ये बस एक रोतलू है और उस बुढ़े ने इसे मेरे बराबर का समझा। अच्छा हुआ वो मर गया। काइगाकू अब थंडर ब्रीदिंग का 2nd फॉर्म यूज करता है, जिससे जेनित्सु दूर जाके गिरता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है। काइगाकू कहता है कि तुम तो उस बुढ़े के चहीते थे ना, तो दिखाओ मुझे तुम में कितना दम है।
जेनित्सु थंडर ब्रीदिंग का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है, लेकिन काइगाकू उसे ब्लॉक कर देता है। वो फिर थर्ड फॉर्म से जेनित्सु पर हमला करता है, जिससे जेनित्सु घायल हो रहा था। इसके बाद वो फिफ्थ फॉर्म इस्तेमाल कर जेनित्सु को झटका देता है और बताता है कि डीमन बनने की वजह से उसकी पावर बढ़ गई है। उसकी तलवार सामने वाले के शरीर पर ऐसा घाव छोड़ती है जो स्किन को जलाता रहता है। फिर काइगाकू सिक्स्थ फॉर्म से अटैक करता है, जिससे जेनित्सु नीचे गिरने लगता है। काइगाकू कहता है कि अटैक से तुम्हारी बॉडी में झटके लगते ही रहेंगे। डीमन बनने की वजह से मैं थंडर ब्रीदिंग से भी ज्यादा पावरफुल बन गया हूँ और तुम्हारी तरह तो बिल्कुल नहीं हूँ। जेनित्सु गिरते हुए याद करता है कि ग्रैंडपा बोला करते थे कि काइगाकू जैसा बनो, वो तुम्हारा सीनियर है। जेनित्सु कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है कि फर्स्ट फॉर्म ही तो थंडर ब्रीदिंग का बेसिक होता है। अगर काइगाकू वही नहीं कर सकता तो क्या हाशिरा बनेगा। ये सुन जेनित्सु उनसे लड़ाई कर लेता है। काइगाकू जेनित्सु से कहता है कि तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी, मुझे तो तुम्हारे साथ खड़े होने में भी शर्म आती है। जेनित्सु भी काइगाकू से नफरत करता था, लेकिन वो उसकी रिस्पेक्ट भी करता था क्योंकि वो बहुत मेहनती था और ग्रैंडपा भी यही सोचते थे। लेकिन काइगाकू को कभी किसी चीज की खुशी नहीं होती थी, जैसे उसके दिल में छेद हो और उसमें से सारी खुशियां बह गई हो। जेनित्सु अब अपने फाइनल अटैक के लिए तैयार हो जाता है। काइगाकू को यकीन नहीं होता कि इसमें अब भी जान बची है। जेनित्सु अब बोलता है कि मुझे माफ करना बड़े भाई। थंडर ब्रीदिंग सेवंथ फॉर्म, गॉड ऑफ फायर थंडर। और जेनित्सु बिजली की रफ्तार से काइगाकू की गर्दन काट देता है और दोनों ही नीचे गिरने लगते हैं। जेनित्सु इतना तेज था कि काइगाकू उसे देख भी नहीं पाया। वो कौन सी टेक्निक थी? उस बुड्ढे ने सिर्फ तुम्हें ही ये टेक्निक क्यों सिखाई? तो जेनित्सु कहता है कि तुम गलत हो, ये टेक्निक मैंने खुद बनाई है। मैंने सोचा था कि किसी दिन हम साथ मिलकर लड़ेंगे। काइगाकू सोचता है कि थंडर ब्रीदिंग में तो सिर्फ 6 टेक्निक होती हैं, तो इस निकम्मे ने 7th टेक्निक कैसे बना दी जिसे सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ही आता था। मैं ये मान ही नहीं सकता कि यह कचरा मुझसे बेहतर है। मैं इस निकम्मे से नहीं हार सकता। तभी उसे रियलाइज होता है कि जेनित्सु भी नीचे गिर रहा था, यानी वो भी गिर के मर जाएगा। ये सोच के वो खुश होने लगता है, पर तभी यूशिरो यहाँ आ जाता है और जेनित्सु को बचा लेता है। वहीं काइगाकू की मौत हो जाती है। जेनित्सु को हेवन जैसी जगह में होश आता है। वो देखता है कि नदी के उस पार उसके गुरुजी खड़े हैं। जेनित्सु उनसे माफी मांगता है। वो उनके जीते जी हाशिरा बनना चाहता था। वो काइगाकू को भी नहीं सुधार पाया। गुरुजी कहते हैं कि मुझे तुम पर बहुत गर्व है। जो सुन जेनित्सु रोने लगता है। उसकी आंख खुलती है तो वो अब भी जिंदा था। यूशिरो उसका इलाज कर रहा था। मुराता और बाकी स्लेयर्स उनकी रक्षा के लिए खड़े थे। यूशिरो कहता है कि काइगाकू ने अब तक अपनी डीमन आर्ट टेक्निक को मास्टर नहीं किया था, इसीलिए जेनित्सु जिंदा बच गया। अगर जेनित्सु उससे 1 साल बाद लड़ा होता तो तुरंत ही मारा जाता। तभी उनकी तरफ एक डीमन आने लगता है और मुराता अपनी वाटर ब्रीदिंग इस्तेमाल कर उसकी गर्दन काट देता है। यूशिरो अपने तालिस्मान के जरिए देखता है कि तांजीरो और गियू एक अपर रैंक डीमन की तरफ बढ़ रहे थे। इधर गियू और तांजीरो को भूकंप जैसी आवाज आने लगती है। कोई चीज उनकी तरफ तेजी से आ रही थी। सेंट से तांजीरो पहचान जाता है कि ये तो वही डीमन है और वो इनके ऊपर से आ रहा था। और तभी इनके सामने एंट्री होती है अपर रैंक 3 डीमन अकाज़ाकी। वो तांजीरो से कहता है कि तुम जैसा कमजोर अब तक जिंदा बचा है। वो तुरंत ही तांजीरो पर अटैक कर देता है और तांजीरो भी उसे देखकर गुस्से में चिल्लाता है, अकाज़ा! दूसरी तरफ हम मुजान को देखते हैं, जो खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तमायो ने उसे अब तक रोक के रखा है, लेकिन वो जल्द ही उसे मार देगा। इधर किरिया सोच रहा था कि ये इन्फिनिटी कासल इतना बड़ा है, क्या हम इसमें मुजान को ढूंढ भी पाएंगे? तभी उसे अपने पिता कागाया दिखने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, चिंता मत करो, मुजान खुद ही सामने आ जाएगा, उसकी फितरत ही ऐसी है। ये सुन किरिया को थोड़ी हिम्मत मिलती है। इधर गियोमी और मुइचिरो छोटे डीमंस को मार रहे थे। तभी बाकी स्लेयर्स यहाँ आ जाते हैं और इनसे कहते हैं कि आप दोनों आगे बढ़िए, इनको हम संभाल लेंगे, आप मुजान को ढूंढिए। ये स्लेयर्स सभी हाशिरा के लिए रास्ता साफ कर रहे थे। इधर किरिया की बहन को अपनी फैमिली याद आने लगती है और उसके हाथ रुक जाते हैं। किरिया उसे समझाता है कि रोना मत, हम ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। बाहर 2 पुराने हाशिरा इनकी रक्षा के लिए बैठे हुए थे, टेंगेन उजुई और रेंगोकू का फादर शिनजुरो।
उजुई कहता है कि किरिया छोटा है लेकिन बहुत समझदार है। अपने फादर को खोने का दुख उसे भी है, लेकिन डीमन स्लेयर स्कोर को लीड करने का कर्तव्य वो काफी अच्छे से निभा रहा है। शिंजूरो कहता है कि वो अभी बच्चे हैं लेकिन इतना बड़ा काम कर रहे हैं। अपने बेटे रेंगोकू के रास्ते पर चलते हुए इनकी रक्षा के लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। वहीं उरुकोडाकी नेजुको के साथ था। तमायो की भेजी हुई दवा उसने नेजुको को दे दी थी, जिससे शायद नेजुको डीमन से वापस इंसान बन जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो मुजान का सपना टूट जाएगा। नेजुको ही ऐसी डीमन है जो सूरज की रोशनी में जिंदा रह सकती है। मुजान नेजुको को खाना चाहता है ताकि वो भी सूरज पर जीत हासिल कर सके और अमर हो जाए। उरुकोडाकी का दिल जोर से धड़क रहा था क्योंकि वो समझ गया था कि हजारों साल से चल रहा ये युद्ध आज की रात खत्म हो जाएगा। जब तांजीरो नेजुको के साथ पहली बार उरुकोडाकी के पास आया था तब उन दोनों को देखकर उरुकोडाकी समझ गया था कि कुछ बड़ा होने वाला है। वो दोनों किसी छोटे गियर की तरह हैं, जिनकी वजह से एक बंद पड़ी मशीन फिर से चलने लगी। हिम्मत मत हारना तांजीरो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें जीतना होगा। इधर अकाजा तांजीरो पर अटैक करने जाता है तो तांजीरो हिनोकामी कागुरा यूज कर उसका हाथ ही काट देता है। तांजीरो सोचता है कि मैं इससे लड़ सकता हूँ, लेकिन अकाजा का हाथ तो वापस ठीक हो गया था। तांजीरो फिर उसके पीछे जाके उसके चेहरे को काट देता है, जो देख गियू भी हैरान था और वो कहता है कि तांजीरो अब किसी हाशिरा से कम नहीं है, क्योंकि वो एक अपर रैंक 3 से अकेले लड़ रहा था। एक वो दिन था जब तांजीरो ने गियू के सामने अपना सिर झुकाकर उससे दया की भीख मांगी थी कि वो नेजुको को ना मारे, लेकिन अब वो लड़ना सीख गया है। अकाजा बोलता है कि रेंगोकू ने कहा था कि तुम कमजोर नहीं हो, अब लगता है कि वो सही था। अकाजा अब अपनी ब्लड डीमन टेक्निक को एक्टिवेट करता है और बोलता है कि खेल शुरू करें क्या। तभी गियू उस पर अटैक कर देता है। दोनों में घमासान युद्ध होने लगता है। गियू वाटर ब्रीदिंग का थर्ड फॉर्म यूज करता है, जो देख अकाजा बोलता है कि अच्छा तो तुम वाटर हाशिरा हो। 50 साल के बाद मैं किसी वाटर हाशिरा से लड़ रहा हूँ। वो गियू पर डिस्ट्रक्टिव डेथ अटैक करता है, लेकिन गियू अपने 11th फॉर्म डेथ काम से बच जाता है। अकाजा बोलता है कि ये फॉर्म तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। तभी तांजीरो पीछे से आके अटैक करता है, लेकिन अकाजा वहाँ से गायब होकर सीधा तांजीरो की गर्दन उड़ाने वाला था, पर गियू बीच में आकर उसका हाथ काट देता है। इसके बाद तांजीरो अकाजा की टांग काटने की कोशिश करता है तो अकाजा उसे एक लात मार देता है। ये अटैक तांजीरो ने अपनी तलवार से ब्लॉक कर दिया था, फिर भी वो घायल हो जाता है। गियू और अकाजा फिर से लड़ने लगते हैं। गियू की तलवारबाजी देख अकाजा उससे इम्प्रेस हो जाता है और उसका नाम पूछता है, लेकिन गियू कहता है कि मैं एक डीमन को अपना नाम बताना जरूरी नहीं समझता और मुझे बोलने से नफरत है, तो मुझसे बात मत करो। अकाजा कहता है कि पर मुझे बात करने में बहुत मजा आता है और मैं तुमसे बार बार नाम पूछता ही रहूंगा। अकाजा अब अपने पैरों से डिस्ट्रक्टिव डेथ अटैक करता है, जिससे गियू बहुत दूर जाके गिरता है। ये देख तांजीरो उसका नाम चिल्लाता है और अकाजा को पता चल जाता है कि उसका नाम गियू है। तांजीरो अब किसी तरह अकाजा के अटैक से बचता है। अकाजा कहता है कि पिछली बार तुम्हें देखा था तब तो तुम बहुत ही कमजोर थे, लेकिन अब तो तुम काफी कुछ सीख गए हो। अच्छा हुआ उस दिन रेंगोकू मर गया। अगर अपने सिद्धांतों को छोड़कर वो उस दिन डीमन बन गया होता तो वो भी आज बहुत स्ट्रॉन्ग होता। ये सुन तांजीरो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि अपनी गंदी जुबान से रेंगोकू का नाम भी मत लेना। अकाजा बोलता है कि तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मुझे सिर्फ कमजोरों से नफरत है, मुझे उनसे घिन आती है। कमजोरों को मारना ही कुदरत का नियम है। तांजीरो कहता है कि तुम्हारी सोच गलत है, क्योंकि पैदा होने पर हम सब कमजोर ही होते हैं। कोई हमारा ध्यान ना रखे तो हम जिंदा भी नहीं रह सकते। तुम्हें याद नहीं होगा, पर जब तुम बच्चे थे तब तुम्हारा भी किसी ने ध्यान रखा होगा, किसी ने पाला पोसा होगा, इसीलिए आज तुम यहाँ जिंदा खड़े हो। ताकतवर लोग कमजोरों की रक्षा करते हैं, फिर जब वो कमजोर ताकतवर बन जाते हैं तो वो अपने से कमजोर लोगों की मदद करते हैं। यही कुदरत का नियम है। तांजीरो की बात सुन अकाजा को कुछ हो जाता है। उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है और बोलता है कि हम सब शुरू में बच्चे ही होते हैं। हमारे आसपास के लोग हमें सिखाते हैं, हम समय के साथ ताकतवर बनते हैं, फिर हमारा फर्ज बनता है कि हम आगे किसी और की मदद करें। अकाजा अब पीछे मुड़कर मुक्का मार देता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो फिर तांजीरो से कहता है मुझे तुमसे घिन आती है और उस पे अटैक कर देता है। तांजीरो वहाँ से हट जाता है, लेकिन अकाजा अब
पहले से तेज हो गया था और उसका निशाना भी बिल्कुल पक्का था, मानो तांजीरो कोई चुंबक हो जिसकी तरफ अकाजा के अटैक्स खींचे चले आ रहे थे। तांजीरो को समझ नहीं आता कि ये कैसे हो रहा है। वो अकाजा की गर्दन पर अटैक करता है लेकिन उसे सिर्फ मामूली कट ही मार पाता है। तांजीरो फिर से उसके चेहरे पर अटैक करता है लेकिन अकाजा दोनों हाथों से उसकी तलवार पकड़ लेता है। वो उसकी तलवार तोड़ने वाला था तो तांजीरो उसके सिर पे टक्कर मार देता है जिससे कुछ नहीं होता। तभी गियू यहाँ आके अकाजा का हाथ काट देता है। गियू बोलता है कि मैं बहुत गुस्से में हूँ क्योंकि इतनी दूर गिरने की वजह से मेरी पीठ में दर्द होने लगा है। गियू के सामने पहली बार कोई उसकी टक्कर का डीमन आया था जिससे लड़ने के लिए गियू को पूरी ताकत लगानी पड़ रही थी। उसके सारे सेंसेस खुल गए थे और जब मौत सामने होती है तो इंसान की शक्ति बढ़ जाती है और तभी गियू के चेहरे पर उसका डीमन स्लेयर मार्क आ जाता है जिससे उसकी पावर और स्पीड बढ़ गई थी। वो अकाजा पर अटैक कर देता है और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। गियू के साथ अकाजा ने भी अपनी रफ्तार बढ़ा ली थी। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे लेकिन क्योंकि अकाजा एक डीमन है तो उसके बॉडी पार्ट्स कटने के बाद भी तुरंत ठीक हो जा रहे थे। गियू वाटर ब्रीदिंग के 10th फॉर्म से हमला करता है जिससे अकाजा को बहुत नुकसान होता है। फिर वो 7th फॉर्म का यूज करता है लेकिन अकाजा इस हमले को ब्लॉक कर देता है। अब तांजीरो सोचने लगता है कि अकाजा का निशाना इतना पक्का कैसे है, कोई उसके पीछे से अटैक करे तो भी अकाजा को पता कैसे चल जाता है। तभी उसे अकाजा की एक बात याद आती है जो उसने रेंगोकू से कही थी कि उसकी फाइटिंग स्पिरिट काफी ज्यादा है। जैसे तांजीरो सूंघ कर किसी चीज का पता लगा लेता है, शायद वैसे ही अकाजा को भी फाइटिंग स्पिरिट से होने वाले हमले का पता लग जाता है। इनोसुके ने भी बताया था कि जब उस पर कोई दुश्मन हमला करने वाला होता है तो उसे पहले ही पता लग जाता है, चाहे वो उसके पीछे ही क्यों ना खड़ा हो। और अगर वो उसे मारने के इरादे से यानी किलिंग इंटेंट से देखे तो और भी जल्दी पता चलता है। लेकिन उस दिन जब ये लोग एक घर में रात रुके थे तब वो बुढ़िया कब इनोसुके के पीछे आ गई उसे पता ही नहीं चला और उसे देख वो डर गया था। यानी अगर कोई बिना किलिंग इंटेंट के उसके पीछे आता है तो उसे पता नहीं लगेगा। अकाजा का कंपास भी ऐसे ही काम करता होगा। तांजीरो फिर से अकाजा पर पीछे से अटैक करता है लेकिन अकाजा बिना देखे ही उसकी तलवार पकड़ लेता है और अपने हाथ से तांजीरो को मारने लगता है। पर अचानक ही तांजीरो को कुछ होता है और वो बच जाता है, जिसके बाद गियू वापस अकाजा से भिड़ने लगता है। अब तांजीरो को अपने बचपन की याद आने लगती है। वो अपने फादर से पूछता है कि हिनोकामी कागुरा करते समय वो थकते नहीं है क्या? अगर उनके लिए मुश्किल हो तो अगले साल उनकी जगह तांजीरो ये डांस कर लेगा। तो उसका फादर तांजीरो से कहता है कि अब उसे बिल्कुल थकान नहीं होती है। कागुरा डांस कमादो फैमिली में चला आ रहा एक रिवाज है। उनकी फैमिली से कोई ये डांस हर साल परफॉर्म करता है। इस डांस के 12 फॉर्म होते हैं जिन्हें बार बार रिपीट करना पड़ता है। ये डांस रात से लेके सुबह होने तक करना होता है। तांजीरो कहता है कि अपनी सांस पर कंट्रोल होना चाहिए ताकि ये उतनी ही मूवमेंट करे जितने की जरूरत है। ऐसा करने से दिमाग बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाता है। पहले उन्हें अपनी 5 सेंसेस को खोलना होगा, इतना कि अपने शरीर में हो रही छोटी से छोटी हलचल का भी उन्हें पता हो। फिर ये अपने शरीर के किसी भी हिस्से को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाएंगे और ये पलक झपकने जितना आसान हो जाएगा और फिर इन्हें ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड दिखने लगेगा। पर उसके लिए तांजीरो को बहुत मेहनत करनी होगी। तांजीरो की मौत एक बीमारी से हुई थी। उससे 10 दिन पहले इनके माउंटेन पर एक भालू आ गया था जो लोगों को मार रहा था। तांजीरो ने घर के चारों तरफ घंटी वाली रस्सियां बांध दी थी ताकि भालू इनकी तरफ आए तो इन्हें पता लग जाए। अब रात में तांजीरो को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। कुछ देर चलने पर इन्हें एक बड़ा सा भालू मिल जाता है। तांजीरो भालू से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम भूखे हो, लेकिन अगर तुमने एक कदम आगे बढ़ाया तो अपनी फैमिली को बचाने के लिए मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। भालू हमला करने आगे बढ़ता है और पलक झपकते ही तांजीरो उसकी गर्दन काट देते हैं। एक छोटी सी कुल्हाड़ी से तांजीरो ने इतने बड़े भालू को मार दिया था, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भी डर या किलिंग इंटेंट नहीं था। वो हमेशा की तरह शांत थे। तांजीरो कहते हैं कि मैं तुम्हें यहाँ इसीलिए लाया था ताकि तुम ये देखो और सीखो। दोनों उस भालू की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तांजीरो को अब समझ आया कि उसके फादर ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड को देख सकते थे। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। तांजीरो सोचता है कि अकाजा के हमले से उसे जिंदा नहीं बचना चाहिए था। इससे पहले गियू ने हर बार तांजीरो को बचाया था, लेकिन इस बार कुछ हुआ जिससे तांजीरो का शरीर अपने आप ही ऊपर हो गया था क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड में पहुंच गया था। वो अकाजा की नसों में बहते हुए खून तक को देख पा रहा था। अब तांजीरो सोचता है कि वो अपने किलिंग इंटेंट या फाइटिंग स्पिरिट को छुपा दे तो अकाजा का गला काट सकता है। इधर गियू ने अकाजा पर अपने सारे
फॉर्म इस्तेमाल कर लिए थे। अकाजा कहता है कि चलो अब इस खेल को खत्म करते हैं, और वो एक मुक्के में गियू की तलवार तोड़ देता है और उसकी छाती में अपना मुक्का घुसा देता है। पर वो देखता है कि उसका हाथ तो कट गया था। तांजीरो ने कब उसका हाथ काटा उसे भी नहीं पता चला, और तांजीरो का भी डीमन स्लेयर मार्क एक्टिवेट हो गया था। गियू और अकाजा दोनों ही नोटिस करते हैं कि तांजीरो में अचानक ही कुछ बदल गया है। गियू अब अकाजा को मारने जाता है तो अकाजा चारों तरफ हमला करने लगता है, लेकिन उसके ये अटैक्स तांजीरो को बहुत ही धीरे दिख रहे थे, मानो उसके लिए समय धीरे हो गया हो, या तांजीरो की रफ्तार ही इतनी ज्यादा बढ़ गई थी। अकाजा गियू को बुरी तरह घायल कर देता है और कहता है कि रेंगोकू की तरह मरना नहीं चाहते तो मेरी तरह एक डीमन बन जाओ। गियू देखता है कि तांजीरो अकाजा के पीछे आ रहा था, लेकिन अकाजा को पता ही नहीं चल रहा था, यानी तांजीरो चुपके से इसे मार सकता है। पर तांजीरो गला फाड़ के चिल्लाता है कि अकाजा मैं तेरा सिर काट दूंगा। जो देख गियू सोचता है कि अरे चुपचाप ही मार देता। अकाजा को यकीन नहीं होता कि तांजीरो उसके अटैक में जिंदा कैसे बच गया, और उसके कंपस ने तांजीरो को डिटेक्ट कैसे नहीं किया। किसी की फाइटिंग स्पिरिट जितनी ज्यादा होती है अकाजा उतनी आसानी से उसे सेंस कर पाता है, लेकिन तांजीरो की फाइटिंग स्पिरिट तो चली गई थी। अकाजा ये सोच ही रहा था कि तांजीरो आगे बढ़ के उसका गला काट देता है। गियू भी ये देख हैरान हो जाता है। अकाजा के होश उड़ गए थे। सैकड़ों साल की जिंदगी में उसने ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जिसके अंदर फाइटिंग स्पिरिट ना हो। एक बच्चे में भी ये होती है, लेकिन तांजीरो की आंखों में कोई नफरत या गुस्सा नहीं था। शायद तांजीरो सेल्फलेस स्टेट में पहुंच गया है। अकाजा को पता था कि ऐसा कुछ होता है, लेकिन वो कभी इस स्टेट तक नहीं पहुंच पाया। वो अपनी गर्दन पकड़ के उसे वापस जोड़ने लगता है, पर तभी गियू पीछे से अपनी टूटी हुई तलवार मारता है, जिससे उसकी गर्दन नीचे गिरने लगती है। अकाजा बस यही सोच रहा था कि अभी तो मुझे और स्ट्रॉन्ग बनना था, बाकी सबसे स्ट्रॉन्ग। पर तभी उसका सिर राख बन के उड़ जाता है, यानी अकाजा मर गया। तांजीरो बुरी तरह थक गया था। तभी गियू देखता है कि अकाजा का शरीर अपने आप ही चल रहा था। वो कंपस टेक्निक को एक्टिवेट करता है और तांजीरो को मारने ही वाला था, पर तांजीरो बच जाता है। वो देखता है कि अकाजा का सिर वापस से उग रहा था। वो तांजीरो को लात मार के दूर फेंक देता है। तांजीरो सोचता है कि सिर कटने के बाद भी ये मर क्यों नहीं रहा, कहीं इसे मारने का भी कोई सीक्रेट तरीका तो नहीं, जैसा डाकी और ग्यूटारो का था। सिर कटने के बाद भी अकाजा ने हार नहीं मानी है। वो सिर्फ अपनी विल पावर की वजह से अब तक जिंदा है। तभी तांजीरो बेहोश हो जाता है। गियू अब वाटर ब्रीदिंग से अकाजा के शरीर को काट देता है, लेकिन वो तुरंत ही ठीक हो जाता है। वो काफी देर तक अकाजा से लड़ता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है। अकाजा बार बार तांजीरो की तरफ जा रहा था, तो गियू कहता है कि तांजीरो से पहले तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। गियू की बातें सुन अकाजा को फिर से वही आदमी दिखने लगता है। तभी एक लड़की अकाजा का हाथ पकड़ लेती है और रोते हुए बोलती है, अब रुक जाओ हाकुजी, बहुत हो गया, चलो अब यहाँ से चलते हैं। अकाजा कहता है कि तुम कौन हो, मैं नहीं जा सकता, मुझे इन दोनों को मारना है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। वो लड़की पूछती है कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग क्यों बनना है। अब हमें अकाजा की बैक स्टोरी पता चलती है। अकाजा जब इंसान था तो उसका नाम हाकुजी था। हाकुजी का फादर बहुत बीमार था। उसकी दवाई खरीदने के लिए हाकुजी चोरी किया करता था। वो कई बार पकड़ा भी जाता था और उसे बहुत मार पड़ती थी। चोरी करने की वजह से उसके हाथों पर टैटू भी बना दिए गए थे। हाकुजी इसीलिए स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था ताकि वो चोरी करे तो पकड़ा ना जाए। वो हंसते हुए कहता है कि तुम मेरे दोनों हाथ काट दोगे तो मैं अपने पैरों से चोरी करूंगा। हाकुजी सिर्फ 11 साल का था। 100 डंडे खाने के बाद भी वो हंस रहा था। जज कहता है कि ये तो कोई शैतान की औलाद ही हो सकती है। हाकुजी को फिर छोड़ दिया जाता है। जब वो घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसके पिता ने खुशी कर ली है। जब उन्हें पता चला कि हाकुजी फिर से चोरी करते पकड़ा गया, वो हाकुजी के लिए एक चिट्ठी छोड़ के गए थे, जिसमें लिखा था कि प्यारे हाकुजी, एक ईमानदार जिंदगी जीना, एक नई शुरुआत करो। हाकुजी सोचता है कि क्या इस दुनिया में गरीबों को जीने का कोई अधिकार नहीं है, भाड़ में गई ऐसी दुनिया। हाकुजी फिर उन लोगों को पीटने लगता है जिन्होंने उसे पकड़ा था। अगर उसके पिता मर गए तो इन्हें भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। आपने ऐसा क्यों किया पिताजी? अगर ये लोग मुझे सैकड़ों सालों तक सजा देते तब भी मैं सह लेता। उसके पिता की हालत दिन ब दिन बुरी होती जा रही थी। उनकी हड्डियां दिखने लगी थी। हाकुजी बस उन्हें ठीक करना चाहता था। इसके लिए अगर वो मर भी जाता तो भी उसे गम नहीं था। हाकुजी उन सभी लोगों को अकेले ही पीट देता है। तभी यहाँ एक आदमी आता है जो हाकुजी से कहता है कि तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने सुना था कि यहाँ किसी बच्चे को फांसी होने वाली है, इसीलिए मैं यहाँ आया, पर तुमने तो अकेले ही इन 7 लोगों की धुलाई कर दी। तुम में काफी हुनर है। अकाजा को समझ आता है कि वो अपनी मेमोरीज देख रहा है।
इस आदमी का नाम केजो था। वो कहता है कि मेरे डोजो को ज्वाइन करोगे? अब तक मेरा एक भी स्टूडेंट नहीं रहा है। तुम्हारे टैटू से पता चलता है कि तुम एक क्रिमिनल हो। हाकुजी अब गुस्से में केजो को मारने जाता है, पर केजो बहुत ही आसानी से उसकी धुलाई कर देता है। धुलाई के 1 घंटे बाद ही हाकुजी केजो के डोजो पहुंच जाता है। केजो कहता है कि वो यहाँ सोर्यू स्टाइल का मार्शल आर्ट्स सिखाता है, जिसमें सिर्फ हाथों से लड़ते हैं। उसके पास कोई स्टूडेंट नहीं है, तो वो छोटे मोटे काम कर अपना गुजारा करता है। केजो चाहता था कि हाकुजी उसकी बीमार बेटी की देखभाल करे, क्योंकि केजो को काम से बाहर जाना पड़ता है। उसकी देखभाल से तंग आकर केजो की पत्नी नदी में कूद गई थी। हाकुजी कहता है कि मेरे जैसे क्रिमिनल पर तुम भरोसा कैसे कर सकते हो? केजो कहता है कि तुम्हारे अंदर का क्रिमिनल तो मैंने तुम्हारी पिटाई करके ही निकाल दिया था। अकाजा को अब याद आता है कि तांजीरो और केजो बिल्कुल एक जैसे हैं, इसीलिए उसे तांजीरो से घिन आ रही थी, क्योंकि उसे देखने से अकाजा को अपना अतीत याद आ रहा था, उसका फालतू अतीत। केजो की बेटी का नाम कोयुकी था। केजो हाकुजी को उसके पास छोड़कर यहाँ से चला जाता है। कोयुकी पूछती है कि तुम्हारे चेहरे पर ये घाव कैसे आए? तुम ठीक तो हो ना? हाकुजी अब कोयुकी की देखभाल करने लगता है। वो उसे शुक्रिया करती तो हाकुजी कहता था कि हर बार शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, तुम बस आराम करो। कोयुकी उससे माफी मांगती है, उसकी वजह से हाकुजी को इतना परेशान होना पड़ रहा है। कोयुकी बहुत ही कमजोर और नाजुक थी। हाकुजी को उसके सिर की पट्टी और कपड़े बदलने पड़ते थे। रेस्ट रूम के लिए भी उसे उठाकर ले जाना पड़ता था। वो अपने पिता की देखभाल भी ऐसे ही करता था, तो उसे इस काम की आदत हो गई थी। कियोकी रोज ही उसे सॉरी बोलती थी। हाकुजी सोचता था कि जो लोग बीमार होते हैं वो हमेशा माफी क्यों मांगते हैं? माफ करना तुम्हें परेशान करने के लिए, माफ करना इतना खांसने के लिए, पर वो बीमार हैं, उसमें उनकी कोई गलती तो नहीं है। वो अपनी खांसी रोक थोड़ी सकते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ तो बीमार इंसान को ही होती है। कोयुकी हाकुजी से कहती है कि मेरी वजह से तुम ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर पाते होंगे या बाहर खेलने भी नहीं जा सकते। तो हाकुजी बोलता है कि वो कभी खेलने नहीं गया है और मेरी ट्रेनिंग भी ठीक से हो जाती है। कोयुकी बोलती है कि आज रात आतिशबाजी होने वाली है, तुम्हें जाना चाहिए। तो हाकुजी पूछता है कि मैं तुम्हें भी उठाकर साथ ले चलूं? अगर तुम नहीं चल सकती तो आतिशबाजी अगले साल भी तो होगी, हम तब भी चल लेंगे, या उसके अगले साल। ये सुन कोयुकी रोने लगती है। कई बार बातें करते करते कोयुकी अचानक रोना शुरू कर देती थी, जो देख हाकुजी को अच्छा नहीं लगता था। केजो के साथ उसकी ट्रेनिंग भी अच्छी चल रही थी। केजो को ये डोजो और ये जगह कैसे मिली, इसके पीछे एक कहानी है, जबकि वो कोई समुराई भी नहीं था। एक बार उसने कुछ डाकुओं से एक बूढ़े आदमी की जान बचाई थी। बूढ़ा आदमी केजो की सोरू स्टाइल देखकर इतना इम्प्रेस हुआ था कि उसने अपना डोजो और जमीन केजो के नाम कर दी थी, क्योंकि उसका कोई वारिस नहीं था। ये बात उसके पड़ोसी केंजुत्सु डोजो को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो खुद इस जमीन को हथियाना चाहते थे। वो लोग केजो को परेशान करने लगे, जिस वजह से उसके पास कोई नया स्टूडेंट नहीं टिक पाता था। लेकिन यहाँ ट्रेनिंग और कोयुकी की देखभाल करने से हाकुजी के दिल को शांति मिल रही थी। 3 साल बीत गए और हाकुजी 18 साल का हो गया। कोयुकी 16 साल की थी और अब खुद से चलने फिरने लगी थी। अब एक दिन केजो हाकुजी से कहता है कि कोयुकी उसे पसंद करती है। केजो चाहता था कि हाकुजी उससे शादी करके इस डोजो को संभाले। हाकुजी सोचता है कि मेरे जैसे क्रिमिनल के लिए एक नॉर्मल जिंदगी जीना ही बड़ी बात है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ जैसे इंसान को कोई पसंद भी कर सकता है। उसके पिता ने कहा था कि एक ईमानदार जिंदगी जीना, और हाकुजी के मन में एक उम्मीद जगने लगी थी। वो सिर झुकाकर हाँ कर देता है। उसे क्या पता था कि जिन 2 लोगों को वो अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है, उनका ऐसा अंत होगा। अगले दिन हाकुजी अपने पिता की समाधि पर जाता है, उन्हें बताने कि वो शादी करने वाला है। वापिस आने में उसे एक और दिन लग जाता है। वो देखता है कि उसके डोजो के सामने कुछ लोग खड़े थे। उसका दिल भारी होने लगता है। उसे पता चलता है कि किसी ने डोजो के कुएं में जहर मिला दिया, जिससे केजो और कोयुकी दोनों मर गए। ये काम पड़ोसी डोजो ने किया था, क्योंकि वो कभी केजो या हाकुजी को लड़ाई में नहीं हरा पाते थे। ये सुन हाकुजी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा क्यों होता है कि मेरे अपने खतरे में होते हैं तब मैं उनके पास नहीं होता। हाकुजी कोयुकी के साथ आतिशबाजी देखने भी गया था। उसने पूछा भी था कि तुम्हें यकीन है मैं तुम्हारे लिए सही लड़का हूँ? कोयुकी बोली कि तुम्हें याद है जब हम छोटे थे तब तुमने कहा था कि हम अगले साल आतिशबाजी देखने चल लेंगे, या उसके अगले साल। असल में तो कोयुकी को लगता ही नहीं था कि वो अगले साल तक जिंदा भी रह पाएगी। उसकी मदर को भी नहीं लगता था। वो मुझे मरते हुए नहीं देखना चाहती थी, शायद इसीलिए उसने खुद को खत्म कर लिया। मेरे पिता ने भी उम्मीद छोड़ दी थी, पर तुम हमेशा मेरा फ्यूचर देखते थे। तुम बात करते थे कि अगले साल हम क्या क्या करेंगे, जैसे तुम्हें पता था कि मैं जरूर ठीक हो जाऊंगी। इससे कोयुकी को बहुत खुशी मिलती थी। वो हाकुजी का हाथ पकड़ के कहती है कि हाँ, उसे यकीन है
हाकुजी ही उसके लिए सही लड़का है। क्या वो उसका हस्बैंड बनना पसंद करेगा? हाकुजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कोयुकी से वादा करता है कि वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा और पूरी जिंदगी कोयुकी की रक्षा करेगा, जो सुन कोयुकी खुश हो जाती है। लेकिन आखिर में हाकुजी की बातें फालतू थी। वो अपना कोई वादा नहीं निभा सका। हाकुजी उसी रात पड़ोसी डोजो में गया और वहाँ के लोगों को एक एक करके मारने लगा। उसने पूरे 67 लोगों को मार डाला। उसने सिर्फ अपने हाथों से उनकी हड्डियों को तोड़ दिया। उसने इतनी बेरहमी से इन लोगों को मारा था कि आधे लोगों के तो बॉडी पार्ट्स ही गायब थे। ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि डीमन का लग रहा था। हाकुजी पूरा खून से सन गया था। तभी उसके सामने मुजान आता है। उसने सुना था कि यहाँ कोई डीमन आ गया है, जबकि उसने तो किसी को नहीं भेजा था। तो वो खुद देखने आ गया और उसे पता चला कि ये काम तो एक मामूली इंसान ने किया है। हाकुजी कहता है कि रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। पर तभी मुजान हाकुजी के सिर में अपना हाथ घुसा देता है। मुजान बोलता है कि मैं 12 पावरफुल डीमंस बनाने के बारे में सोच रहा था। देखते हैं तुम मेरा खून झेल पाओगे या नहीं। हाकुजी बोलता है कि जो करना है करो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह हाकुजी इंसान से डीमन अकाजा बन गया। डीमन बनके वो अपनी मेमोरीज भूल गया था और उसका बस एक ही मकसद था, ताकतवर बनना। वो एक के बाद एक सैकड़ों लोगों को मारते ही चला गया। अब उसके पास लड़ने की कोई वजह नहीं थी, न ही उसे किसी को प्रोटेक्ट करना था, क्योंकि उसकी फैमिली तो इस दुनिया में थी ही नहीं। फिर भी वो सैकड़ों साल तक लोगों को मारता रहा। अब उसे सोचकर भी घिन आ रही है। अब अगर वो मर भी गया तो उन तीनों लोगों के पास नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो हेवन में है और अकाजा को तो हेल ही मिलेगा। अकाजा का सिर वापस उगने लगता है, जो देख गियू डर जाता है, क्योंकि अगर वो वापस आ गया तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। तभी तांजीरो भी होश में आ जाता है और देखता है कि अकाजा गियू पर अटैक करने वाला था। तांजीरो अपनी तलवार उठा के भागता है और बोलता है कि हम जीत के रहेंगे, मैं इसका सिर फिर से काटूंगा। लेकिन उसके हाथ से उसकी तलवार ही फिसल जाती है। तो तांजीरो ऐसे ही अकाजा को एक मुक्का मार देता है, जिससे अकाजा को वापस केजो की याद आती है। अकाजा बोलता है कि मुझे कमजोर लोग पसंद नहीं है, क्योंकि ऐसे लोग सामने से लड़ने की बजाय कुएं में जहर डालने जैसी हरकत करते हैं। मैं अपने हाथों से लोगों को बचाना चाहता था, ना कि उन्हें मारना। मैंने अपनी टीचर की दी हुई शिक्षा का अपमान किया है और ना ही मैं अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी कर सका। खैर, अकाजा को याद आता है कि वो किसे मारने वाला था। वो एक खतरनाक अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। तांजीरो भागकर गियू की तरफ जाता है। अकाजा बोलता है कि मैं उस कमजोर को मार दूंगा जिससे मुझे नफरत है। तांजीरो गियू को पकड़ लेता है और पीछे मुड़कर देखता है कि अकाजा उसकी तरफ स्माइल कर रहा था। इसके बाद अकाजा अपने ही शरीर को मुक्के मारने लगता है, जो देख गियू और तांजीरो हैरान हो जाते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया। तांजीरो को अकाजा से ऐसी सेंट आ रही थी जैसे वो इनका शुक्रिया कर रहा हो। अकाजा बोलता है कि मुझे और रीजनरेट नहीं होना है, लड़ाई खत्म हुई, मैं हार गया। तांजीरो ने जब मेरा गला काटा था मैं तभी हार गया था। अब मुझे चैन से मरने दो और नर्क में जाने दो। अकाजा को अपने पिता दिखाई देते हैं। वो घुटनों पर बैठ के उनसे माफी मांगता है कि वो एक नई शुरुआत नहीं कर पाया जैसा वो चाहते थे। केजो कहता है कि उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम जैसे भी हो मेरे स्टूडेंट और मेरे बेटे हो। हम तुम्हें अपने साथ हेवन तो नहीं ले जा सकते, पर तुम्हारे दिल में हमेशा रहेंगे। तभी उसे मुजान दिखाई देता है, जो बोलता है कि तुम सबसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहते थे ना, और अब हार मान रहे हो। अकाजा उसकी बातों में आने लगता है कि क्या हुआ अगर मेरा सिर कट गया तो मैं अब भी इन दोनों को मार सकता हूँ और स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ। तभी कोयुकी यहाँ आ जाती है। वो कहती है कि तुमने बहुत कुछ कर लिया है, इतना काफी है, सब ठीक हो जाएगा। कोयुकी के सामने अकाजा मुजान की भी नहीं सुनता और वापस हाकुजी बन जाता है और कोयुकी को गले लगाकर रोने लगता है और बोलता है कि माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, जरूरत के समय मैं तुम्हारे पास नहीं था, मैं अपना एक भी वादा नहीं निभा सका, मुझे माफ कर देना। कोयुकी बोलती है कि मुझे खुशी है, तुम्हें सब याद आ गया और तुम फिर से हाकुजी बन गए। वेलकम होम हाकुजी। तांजीरो देखता है कि अकाजा की बॉडी राख बन के उड़ने लगती है। वो मारा गया था। कोयुकी उसका साथ नहीं छोड़ती और वो भी उसके साथ नर्क में चली जाती है। तांजीरो और गियू दोनों की हालत खराब हो गई थी और वो दोनों वहीं बेहोश हो जाते हैं। कासुगाई क्रो ये खबर हर जगह फैला देते हैं कि तांजीरो और गियू ने अपर रैंक 3 को हरा दिया। अकाजा मारा गया
ये बात अपर रैंक 1 कोकुशिबो भी सेंस कर लेता है। वो कहता है कि तुम तो सबसे ताकतवर बन के मुझे हराने वाले थे ना अकाजा। किसने सोचा था कि तुम इस तरह से सब कुछ छोड़ दोगे। तुम तो कमजोर और कायर निकले। इधर डोमा बोलता है कि अरे लॉर्ड अकाजा मारा गया क्या? ये कैसे हो सकता है? खैर वो मर गया तो मर गया, मुझे क्या। चलो लड़की, अब अपना नाम तो बताओ। हम देखते हैं कि कानाओ उसके सामने बहुत घायल खड़ी थी। ये खबर सुनकर कि तांजीरो और गियू ने अकाजा को हरा दिया है, मुइचिरो और गियोमी खुश हो जाते हैं। मित्सुरी भी उनकी तारीफ करती है। ओबानाई कहता है कि अब हमें भी कुछ करके दिखाना होगा। इधर यूशिरो, जेनित्सु और मुराता अब भी साथ थे। इनोसुके तो एक कासुगाई क्रो को परेशान कर रहा था। मुझे सबसे पावरफुल डीमन के पास ले चलो। गेन्या अब भी सानेमी को ढूंढ रहा था। इधर सानेमी डीमंस को मारते जा रहा था और किसी अपर रैंक का इंतजार कर रहा था। किरियो मुजान को ढूंढने में लगा हुआ था, लेकिन नाकी में इन्फिनिटी कासल को चारों तरफ से और बड़ा करने लगती है, जो देख इनके होश उड़ जाते हैं। पर फिर भी वो हार नहीं मानते और मुजान को ढूंढते रहते हैं। मुजान कहता है कि एक अपर रैंक को मार के तुमने कुछ हासिल नहीं किया है स्लेयर्स। तुम सब लोग यहाँ मरने वाले हो। तुम्हें मेरा चेहरा भी देखना नसीब नहीं होगा और आज की रात तुम सभी डीमन स्लेयर्स की आखिरी रात होगी। इधर गियू और तांजीरो के कासुगाई क्रो उनसे कह रहे थे कि मरना मत, हमें तुम्हारी जरूरत है। और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी? मुझे तो अकाजा की बैक स्टोरी ने रुला दिया था और बाकी एनिमेशन तो हमेशा की तरह गॉड लेवल ही था। अब 2 मूवीज और आने वाली हैं, जिनमें डीमन स्लेयर की कहानी खत्म हो जाएगी। स्लेयर्स का सामना अब अपर रैंक 1 कोकुशिबो, नाकीमे और डोमा से होने वाला है। क्या ये लोग इन्हें मार पाएंगे? शिनोबू के अलावा और कौन से हाशिरा शहीद होंगे? ये तो हमें अगली मूवी में ही पता चलेगा, जिसे आने में अभी 1-2 साल हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।